हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का जो स्फेरिकल हार्मोनिक है। और ये हमने इक्वेशन निकाल दी थी और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 8 नाम दिया था लास्ट वीडियो में। और अब हम इसको लॉगर इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। जो लॉगर इक्वेशन इसकी होती है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एफ रो आपका होता है साथ में कोई कांस्टेंट इजिकल टू कांस्टेंट और एल एन प्लस वन टू एल प्लस वन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ये होता है लॉगर इक्वेशंस का। और साथ में ये रो की टर्म्स में होता है। ये इक्वेशन हम जानते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इस इक्वेशन को पढ़ा है। लॉगर इक्वेशन क्या होती है? लॉगर इक्वेशन, ये लॉगर इक्वेशन की टर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये लॉगर इक्वेशन है इसका। ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ जाती है। और जब हमने सॉल्व किया लास्ट टाइम तो 16 इक्वेशन तक हमें दे दिया था। ये 17th इक्वेशन आपकी बनती है। आगे जो इसमें जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है? एन डैश, जो ये वाली वैल्यू आपकी ये वाली है, ये एन डैश इज इक्वल टू, जो हमने वैल्यू निकाली थी लास्ट वीडियो में, वो थी हमारे पास एन माइनस एल माइनस वन, ये हमने कहा था। और इस डिग्री, ये इसकी डिग्री है, इस डिग्री की ये इक्वेशन है। जो इस लॉगर इक्वेशन की डिग्री है वो इतनी है। और 2l प्लस वन ऑर्डर की है। इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है? 2l प्लस वन इसका ऑर्डर है। तो 2l प्लस वन ऑर्डर की और एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन डिग्री की ये लॉगर इक्वेशन है। ठीक है ना। अब हम यहाँ से हमने एक इक्वेशन लास्ट सेक्शन में लिखी थी और इस इक्वेशन को हमने कहा था आर रो इज इक्वल टू आर रो दैट्स इज इक्वल टू, ये हमने कहा था रो की पावर एल ई की पावर माइनस रो बाई टू। ये हमने इक्वेशन कही थी लास्ट वाले में, एफ रो। ये इक्वेशन हमारे पास 7 थी जब हमने इसको लिखा था तब। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 7 थी और वो इक्वेशन नंबर 8 थी। हमने उसको लॉगर इक्वेशन के रूप में इस तरह लिखा जिसकी डिग्री इतनी है और ऑर्डर इतना है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ से जो है z इज इक्वल टू 1 के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, जो हमारे पास में अगर मैं z इज इक्वल टू 1 रखूँ, z इज इक्वल टू 1 मतलब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर रो, इसमें मैं इक्वेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम यूज़ इक्वेशन 17 को इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ से बनेगा मेरे पास में आर रो दैट्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका जो है ए एन एल रो की पावर एल, ये कोई कांस्टेंट है, मैंने कहा था कांस्टेंट की बात करी थी, तो एन एल रो की पावर एल होगा यहाँ पर। और साथ में ई की पावर ऑफ रो बाई टू, ई की पावर ऑफ माइनस रो बाई टू, और एफ रो की वैल्यू है, ये लॉगर इक्वेशन की जो फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, एन प्लस वन टू एन प्लस वन, यहाँ से इसको लिख दूंगा और ये आपका रो है। ये लॉगर इक्वेशन की टर्म्स में मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ए एन एल को ये कांस्टेंट है यहाँ पर और इसकी वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। ए एन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड इसकी वैल्यू जो होगी, है ना, फाइंड की जा सकती है किसकी हेल्प से? तो फाइंड बाय, किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं हम ए एन एल की वैल्यू को? तो ए एन एल की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पर जानते हैं रो इज इक्वल टू एल्फा, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। रो इज इक्वल टू एल्फा, जब हमने इक्वेशन पढ़ी श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको हमने रो को एक नया इंट्रोड्यूस किया था, हमने एक फंक्शन था, नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू है 2z अपॉन में एन ए, 2z अपॉन में एन ए और इंटू आर, जहाँ जो आपका z इज इक्वल टू 1 में यहाँ पुटअप करूँगा और जो यहाँ पर a की वैल्यू है ये हो जाएगी h कट स्क्वायर अपॉन में m के ई स्क्वायर।
एच कट स्क्वायर अपॉन में एम के ई स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, इस ए की वैल्यू है। मतलब जो भी मैंने वैल्यू पुटअप की है अल्फ़ा की, और अल्फ़ा की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो 2z अपॉन एन है और ए की जगह रख देता हूँ एच कट स्क्वायर, इतनी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। इसका यूज़ करने पर जो हमारे पास वेव फंक्शन हो जाएगा, वो वेव फंक्शन क्या बनेगा, जब मैं इस वैल्यू को इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा, रो की जगह ये सब रखूँगा, और जब नया फंक्शन मेरे पास जो इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर, वो नया फंक्शन आपका बनने वाला है यहाँ जो न्यू वेव फंक्शन, जो न्यू वेव फंक्शन जो हमारे पास बनेगा, वो नया वेव फंक्शन जो होगा आपका, वो हो जाएगा आर। तो ये रो की जगह अल्फा आर में पुटअप कर रहा हूँ, तो ये आर कोई फंक्शन है, ठीक है ना। और ए एन एल यहाँ से बन जाएगा आपका ए एन एल, ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर रो की पावर जो है अपन यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो मैं रो की जगह कितना रख रहा हूँ, तो ई की पावर ऑफ ये बन जाएगा माइनस का जेड आर अपॉन एन ए। ई की पावर है रो की जगह रो की वैल्यू, तो ई की पावर ऑफ माइनस का जेड आर अपॉन में एन ए, है ना, ये रहेगा। और साथ में क्या है यहाँ पर जेड आर अपॉन एन ए, और आफ्टर सॉल्विंग दैट इसको लिख रहा हूँ मैं, तो 2ZR अपॉन में एन ए, 2ZR अपॉन में एन ए, ये रहेगा आपका 2ZR अपॉन में एन ए, और इसकी पावर हो जाएगी आपकी L, ये बन जाएगी। मतलब इस रो की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, ठीक है ना, तो 2Z और एन ए, और यहाँ पर ये ZR ऐसा लिख दिया, इसकी पावर L है। E की पावर ऑफ यहाँ से रो बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो ZR अपॉन एन ए बचेगा। और लैंगर इक्वेशन में इसको लिख सकता हूँ मैं L, और कहाँ से n+1, 2 कहाँ से कहाँ तक है, 2n+1, जिसका ऑर्डर ये है और जिसकी डिग्री ये है। और यहाँ से जो रो है, और रो की जगह मैं रख देता हूँ 2ZR अपॉन में एन ए, 2ZR अपॉन में एन ए। ये लॉन्गर इक्वेशन को यूज़ किया, इस इक्वेशन को मैंने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी। ये हमने जो है इसको ये कहा था, और एफ रो को मैंने ये वैल्यू कही थी, और उसके बाद हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे चेंज किया था। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कि इसका सॉल्यूशन होता है, हमने एसाइन पुट आउट सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके ये इक्वेशन हमने बनाई थी। और यहाँ से जो है हमने ये नया वेव फंक्शन बना ली, ये वैल्यू इसमें पुटअप करके। तो एक नया वेव फंक्शन हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ से, ये हो गई 17, ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 18, ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 19, और ये इक्वेशन बोल देता हूँ मैं कितनी है, 20 है। ये 20th इक्वेशन मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। अब यहाँ से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अपन लगा दें, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी। इसके लिए मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है आपकी, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पर होती है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ से रेंज माइनस इन्फिनिटी हो नहीं सकती, 0 से हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, तो 0 to इन्फिनिटी जो RNLR है आपका, यहाँ से RNLR, इसका मैं स्क्वायर ले लूँ, जो मुझे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा किसी जगह पार्टिकल के पाए जाने की। ANL है तो ये भी RNL है, N और L क्वांटम नंबर है आपके यहाँ पर, ठीक है ना। और R² और ये कितना हो जाना चाहिए आपका, 1 हो जाना चाहिए। मतलब इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रखता हूँ, उसकी किसी पार्टिकल की जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी में रखता हूँ, और प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो उसको जब मैं 1 के इक्वल ले आता हूँ, तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। जब हम इसमें वैल्यू पुटअप्स करते हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप कर दें अपन, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, एक तो देखो ANL है, यहाँ पुटअप करूँगा, मतलब ये RNL R और इसका R*NL, तो इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है किसी जगह पार्टिकल्स के फाइंडिंग होने की। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये ANL है आपका, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल है ना, ANL इसका स्क्वायर है, और ये आपका कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी, Na अपॉन में 2Z का क्यूब बन जाएगा, Na अपॉन में जो 2Z है इसका बन जाएगा आपके पास में क्यूब, ठीक है। Na जो अपने पास में है, यहाँ से इसका क्यूब बन जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो है
आगे मैं इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन को यूज़ एन ए अपॉन में 2z का क्यूब 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस रो, 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर ऑफ माइनस रो, ई की पावर ऑफ माइनस रो, रो इज इक्वल टू एल्फा आर, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ वापस से मैं, तो ई की पावर ऑफ कितना है ये माइनस रो, और रो की पावर 12, रो की पावर कितनी है 12 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ से लॉगर इक्वेशन का स्क्वायर बन जाएगा और रो स्क्वायर डी रो। लॉगर इक्वेशन क्या है आपकी L, और कहाँ से कहाँ तक है n+1 से ये 2n+1 तक है ना, और ये है आपका रो। फिर से मैं इसको यहाँ से जो है रो ही रख सकता हूँ है ना, यहाँ से ये है और ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, और इसका ही बन जाएगा स्क्वायर, इसका ही बन जाएगा स्क्वायर और रो स्क्वायर और डी रो। यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस आर को, आर के रेस्पेक्ट में मुझे इस रो के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इस डी रो की वैल्यू में निकालूंगा। यहाँ से आर है तो आर इज इक्वल टू रो अपॉन एल्फा हो जाएगा, तो रो अपॉन एल्फा, और यहाँ से आर की जगह रो अपॉन एल्फा रखूँगा और एल्फा की वैल्यू पुटअप करके पूरा का पूरा सेटअप करके इसको स्क्वायर सॉल्व करके मैं जब फाइनली इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा ए एल एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो एल्फा की वैल्यू जब आएगी नीचे तो एल्फा की वैल्यू में ये पुटअप करूँगा यहाँ से है ना, एल्फा बराबर हमारे पास में हम पहले भी कह चुके हैं एल्फा की वैल्यू को, रो इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है और एल्फा की वैल्यू हम कह चुके हैं। तो यहाँ से पूरे को सॉल्व करके जब मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास में आएगा एन ए अपॉन में 2z का होल क्यूब 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर ऑफ माइनस रो फिर से बन जाएगा, और यहाँ से साथ में एक और टर्म आएगी माइनस रो प्लस 12, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दूंगा। और लॉगर इक्वेशन है, इसकी जगह फिर से मैंने रो रख दिया और पूरी इक्वेशन को मैंने रो के टर्म्स में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दैट हम जो जो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट की जो वैल्यू होती है ये आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर रखनी है। लॉगर इक्वेशन को हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू जो मैं फाइंड करूँगा वो हो जाएगी 2n, तो ये एन एल है आपका, इसका होल स्क्वायर है, और एन ए अपॉन में 2z का होल क्यूब ये भी ऐसा ही है। इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2n इन द ब्रैकेट फैक्टोरियल n+1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 2n फैक्टोरियल n+1 का होल क्यूब, इसका बन जाएगा आपका होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी इसकी वो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी n-l-1 फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल में n-l-1, ये इसको सॉल्व करने पर इस इंटीग्रेशन जो पार्ट है आपका उसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है ना। अतः यहाँ पर जो है हम a-n-l की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, 1 फेज फैक्टर के साथ में, तो जो a-n-l की वैल्यू मुझे मिलने वाली है यहाँ से ये इज इक्वल टू 1 के है, तो a-n-l की जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है इस पूरी टर्म को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा है ना, तो 2z अपॉन में na ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये बन जाएगा 2z अपॉन में na उल्टा हो जाएगा, और इसका क्या रहेगा होल क्यूब, और ये जब उसके बटे में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n-l-1, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2n और फैक्टोरियल n+1, और इसका क्या बन जाएगा होल क्यूब। ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी, और इसको हटाऊंगा इसके ऊपर से, तो यहाँ पर जो है n-l-1 फैक्टोरियल में, और हम 1 फेज फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 2n और n+l का होल क्यूब है ना, n प्लस जो 1 का जो है ये होल क्यूब फैक्टोरियल में है ना, तो ये n+l है, सॉरी ये आपका n+l है यहाँ पर n+l, तो ये n+l का क्या बन जाएगा आपका पूरे का होल क्यूब बन जाएगा, और इस पूरे की पावर यहाँ से इसको हटाऊंगा तो इस पूरे की पावर कितनी कर दूंगा 1/2, ये इक्वेशन मुझे मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं, और n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए हम इस फंक्शन को अब लिख सकते हैं। जब मैं इस इक्वेशन नंबर 21 में जब n बराबर 1 और l बराबर 1 अलग अलग हम n और l की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर से, तो n बराबर 1 और l बराबर 0 के लिए निकाल देता हूँ पहले, तो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी a, यहाँ पर 1 रख दूंगा, l की जगह 0 दूंगा तो a10 दैट्स इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर मेरे पास r10 आएगा, a10 की वैल्यू यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँगा मैं,
है ना। तो यूजिंग, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग 21 एंड 20, इन दोनों को यूज़ करके मैं यहाँ से R10 की वैल्यू निकाल लूँ सीधी। तो R10 कितना होगा भाई, ये भी NL है आपका, ये भी क्या है आपका, यहाँ से NL ही तो है, RNL, क्योंकि ये NL तो ये NL क्वांटम नंबर से n की जगह 1 और l की जगह 0 रख के R10 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा सॉल्व करने पर 2z/a⁴/2, ये इक्वेशन बनेगी। मैं इस इक्वेशन को इसमें पुटअप कर रहा हूँ और आफ्टर सॉल्विंग दैट n और l की ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो e की पावर ऑफ माइनस ZR/a, e की पावर ऑफ माइनस का ZR/a, ये इक्वेशन 22 हो जाती है। ये मैंने निकाल ली। अब मैं n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0 रख करके फिर से इसको चेंज कर सकता हूँ और n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 रख करके भी इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम r एंड l के डिफरेंट वैल्यू n=1 और n=2 के लिए यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसके लिए वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेरिवेशन आपको इस तरह से करना है, थोड़ा डेरिवेशन डायरेक्ट है, आप इसको 3-4 बार लिखेंगे, 3-4 बार, क्योंकि इसमें लंबी इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन सारी आपको याद रखनी है, फिर लॉगर इक्वेशन को आपको यूज़ करना है, लॉगर इक्वेशन को यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लॉगर इक्वेशन को ऐसे लेते हैं और हम यहाँ पर जो इसको इसमें रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन एक कंपोनेंट ही आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कि काफ़ी लंबा इंटीग्रेशन होगा इसका। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, हम याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू इतनी होती है यहाँ। अब इसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट के पूरे को वोल को सॉल्व करना है। तो वोल को सॉल्व करके n=1 l=0 के लिए इसमें ये इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन हमें डायरेक्ट ही याद रखनी होगी। ये जो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी होगी। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं वो एग्ज़ाम में कम ही आते हैं, लगभग ये कह सकते हैं कि अभी तक तो इसमें आया नहीं यहाँ से कोई रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन, बट हमें यहाँ पर ये इक्वेशंस डायरेक्ट याद रखनी होंगी। अदरवाइज हम इसको अगर सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइमिंग हमारे लिए लॉस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी इक्वेशंस। तो ये अपने श्रोडिंगर इक्वेशन स्फेरिकल हार्मोनिक के लिए हमने लॉगर इक्वेशन को यूज़ करके इसको हमने इस टर्म में लिखा है और इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, हम वेव फंक्शन निकाल सकते हैं और वेव फंक्शन निकाल करके हम n=1 और n= जो आपका दे रखा है ग्राउंड स्टेट के लिए और जो है n=1 स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए वेव फंक्शन हम यहाँ पर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपकी आएगी और इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम हाइड्रोजन एटम की रेडियस की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई रेडियस है, उस रेडियस की हम एवरेज वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम की हम एवरेज वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रेडियस, इस हाइड्रोजन एटम जो है ना, रेडियस हम निकालना चाहते हैं इसकी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की और उसकी एवरेज वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। उसमें जो क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके n=1, l=0 और m=0, मतलब तीनों ही क्वांटम नंबर में से n तो आपकी 1 होती है और जो l और m आपके यहाँ पर 0 होते हैं। और यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है तो आपका हाइड्रोजन जो एटम होता है वो फर्स्ट s लेवल में कहलाता है। कौन से लेवल में होता है ये? फर्स्ट s लेवल में ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कहलाता है। और उसके लिए वेव फंक्शन जैसे मैंने सॉल्व किया था, मैंने कहा था इसको हम सॉल्व करके वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ हमें डायरेक्ट इसको याद रख के लिखना है कि NLM मतलब 100 के लिए जो आपका वेव फंक्शन होगा साइन 100, ये हो जाएगा 1/√πa³, 1/√πa³, ये होगा इनटू, और ये बनेगा हमारे पास में e की पावर ऑफ माइनस r/a। तो e की पावर ऑफ माइनस का r और डिवाइड बाय a, ऐसा हम फंक्शन निकाल सकते हैं 100 n, l और m की वैल्यू रख करके। जहाँ पर a की वैल्यू हमने अभी जस्ट लिखी थी, a आपका कितना था, h²/2m⁡e², ठीक है ना। ये वैल्यू इसकी m के e² है, ये
के एम ई स्क्वायर, और एच कट एम ई और के, इन सब की वैल्यू जब पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.511 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर आता है। 511 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये हमारे पास जो है इस ए की वैल्यू आती है। इतने मीटर इसकी वैल्यू हमें मिलती है। और ये फंक्शन जो होता है आपका, ये फंक्शन ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। मतलब इसके लिए अगर इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 to इन्फिनिटी हो तो ये आपका क्या आएगा, 1 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है ना। अब फर्स्ट केस जो अपने पास स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लें, है ना। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन फर्स्ट एस ऑर्बिट। जो फर्स्ट एस ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, उसको हम यहाँ से निकालना, उसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू निकाल, डिस्टेंस, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन फर्स्ट एस ऑर्बिट। मतलब फर्स्ट एस ऑर्बिट में जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है इसकी आर, और ये रहेगा आपका इंटीग्रेशन साई 100 स्टार और इंटू साई 100, ऐसे ही तो निकालते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, और इंटू डीटो। पूरे वॉल्यूम के लिए इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, वोल वॉल्यूम के लिए। तो वोल वॉल्यूम के लिए ये होगा, और डीटो क्या है आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, है ना। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, है ना। तो यहाँ से जो है साइन 100 की मैं वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं भाई, डीटो कितना होगा उसकी वैल्यू भी साथ में पुटअप करके मैं इसको लिख सकता हूँ। साइन 100 की वैल्यू जो ऊपर से है, वो ऊपर से ये वैल्यू इसमें पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो 1/πa³, ये तो बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 100 का स्क्वायर। तो इसमें आयोटा वाली टर्म्स तो है नहीं आपके, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन आपका कितना बचेगा, तो साइन रहेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कितना रहेगा, तो ये रहेगा e की पावर ऑफ माइनस का 2r अपॉन ए डी आर, ई की पावर ऑफ माइनस का 2, ई की पावर ऑफ माइनस का कितना रहेगा, ये 2r अपॉन में a, तो 2r और डिवाइड बाय a, ये रहेगा आपका। ठीक है ना। तो e की पावर ऑफ माइनस 2r अपॉन a, ये वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर। इस वैल्यू को यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यही होगा, और साथ में कितना है आर स्क्वायर और ये डी आर, क्योंकि जो डीटो की वैल्यू होती है वो डीटो वोल वॉल्यूम के लिए है, और इसकी वैल्यू जो होगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये वैल्यू होती है इसकी, और डी आर ये वैल्यू होती है आपके साथ। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ और यहाँ इसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा डी आर, और इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये रहेगा आपका। ठीक है ना। और साथ में कितना रहेगा, और लिमिट क्या ले रहा हूँ यहाँ से इसकी मैं, 0 से इन्फिनिटी, वही एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, तो 0 to इन्फिनिटी उस डी आर की लिमिट होगी, और साइन थीटा की लिमिट होगी 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, और जो फाई की वैल्यू होगी वो होगी 0 से 2 पाई के बीच में। ये आप जानते हैं इस चीज़ को, तो ये बन जाएगा आपका डी फाई, ऐसे रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जो सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, ये 1/πa³ रहेगा आपका, है ना। और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको भी इंटीग्रेट करूँगा, इसको भी इंटीग्रेट करूँगा, तो ये तो वैल्यू आपकी 2 पाई हो जाएगी। और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आपकी 2 होती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से भी इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं, 0 to पाई साइन थीटा मतलब बन जाएगा कॉस थीटा, है ना। सॉरी, यहाँ से कॉस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा होगा ये, और 0 से लेकर के पाई तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी, माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू -1, है ना। और कितनी होगी आपकी यहाँ से माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस 0 मतलब
1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से 2 बनेगा। इसको पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और सॉल्व करने पर जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है वो बनेगा 4a क्यूब, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 to 4 हो जाएगा ये, है ना। तो 4 और a क्यूब, और यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी r क्यूब, ये रहेगा मेरे पास में यहाँ से r क्यूब, और साथ में कितना रहेगा e की पावर ऑफ -2r अपॉन में, ये भी r क्यूब ही था, ये r स्क्वायर और इंटू यहाँ से जो है स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर और साथ में स्क्वायर होगा इसका, और एक r यहाँ से ऐड होगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन r क्यूब इसको लिखेंगे, तो ये 0 to इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से भाई r लिखना पड़ रहा है ना मुझे यहाँ पर, ये r भी तो है साइन स्टार 100 और r साइन, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, बीच में r आएगा हम जानते हैं, तो यहाँ से एक r तो ये और एक r ये, r क्यूब बनेगा, ये r क्यूब बन जाएगा, और e की पावर ऑफ कितना है आपका r क्यूब, e की पावर ऑफ -2r अपॉन a dr, -2r अपॉन a dr, और इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n और बीटा की पावर n+1 होती है ना, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसके यूज से मैं इसको लिख सकता हूँ कि r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी आपकी ये हो जाएगी 4 अपॉन में a क्यूब, तो 4 डिनोमिनेटर में a क्यूब रहेगा आपका, तो 4 अपॉन में a क्यूब, और ये रहेगा जो है 3a की पावर 4 अपॉन में 8, 3a की पावर 4 अपॉन में 8, क्योंकि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ना, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूंगा मैं, और ये वैल्यू होगी आपकी फैक्टोरियल n और बीटा की पावर n+1, फैक्टोरियल n और बीटा की पावर n+1। ये कब वैल्यू होती है, जब आपका यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की 0 to इन्फिनिटी x की पावर n, 0 to इन्फिनिटी x की पावर n और e की पावर ऑफ माइनस बीटा x, ये माइनस बीटा है आपका 2 है, तो उसकी वैल्यू में इस प्रकार से जब इसको निकालूंगा तो उसकी वैल्यू ये होगी फैक्टोरियल n मतलब कितना होगा आपका, ये है, तो यहाँ से x की जगह अपने पास r है ना, और dx इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 होगा ना, और साथ ही साथ e की पावर ऑफ माइनस बीटा एक्स बटे में बीटा क्या है आपका पूरा ये है ना, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन a, ये तो है, और n की जगह कितना है 3 है, तो 3 और 1 की जगह प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4 मतलब 2 × 4 4 × 8 × 16, तो 16 बटे में a की पावर, तो a की पावर 4 ऊपर और कट पिट के ये वैल्यू हमारे पास बचने वाली है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और ये कट जाएगा तो ये बनेगा 3/2a, मतलब ये हो जाएगा 1.5a। जो न्यूक्लियस की जो एवरेज आपकी जो वैल्यू होती है, जो एवरेज डिस्टेंस होती है, वो क्या है आपकी यहाँ पर इसके इक्वल होती है, और a क्या है यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं बोहर रेडियस। ये क्या कहलाती है आपकी, बोहर रेडियस कहलाती है, ये बोहर रेडियस है आपकी यहाँ से। तो बोहर रेडियस मतलब जो न्यूक्लियस से जो एवरेज वैल्यू आती है आपकी न्यूक्लियस से फर्स्टेस्ट ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो एवरेज वैल्यू आती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है, वह बोहर रेडियस की 1.5 मल्टीपल होती है। तो ये 1.5 मल्टीपल इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा आपके पास में, हम जो है इसमें प्रूव भी कर सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर कि जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह r बराबर a पर मैक्सिमम होती है। इसी वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पर फाइंडिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, r = a होती है। ये हम यहाँ पर इजीली प्रूव कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो है इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, और जो हमने पहले इक्वेशंस पढ़ी उनको यूज़ करके हम इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल ये चीज़ आप याद रखना है, ये आपकी n बराबर 1 l बराबर 0 m बराबर होती है फर्स्ट लेवल ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन का, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो। साइन 100 की वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है, ये आपका वेव फंक्शन होता है, और हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला है, हमने अभी r की वैल्यू की बात की थी, उसी के बेस पे निकला है। a की वैल्यू आपकी ये होती है, इसको बोहर रेडियस अपन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट कितनी होती है उसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो साइन 100 r, ये r की बात कर रहा हूँ, साइन 100, तो साइन 100 का स्क्वायर r आ जाएगा, डीटो, जहाँ पर डीटो की वैल्यू क्या होती है आपकी पूरी ये वैल्यू डीटो की होती है,
कितनी आर स्क्वायर, ये स्फेरिकल हार्मोनिक में। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा आर, ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो e⁻²r/a, dr को मैंने इसके साथ लिख दिया, और यहाँ साइन थीटा डी थीटा है तो इसको इंटीग्रेशन इसका भी करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन लिया गया है वो वॉल्यूम के लिए लिया गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और साइन थीटा डी थीटा को एक साथ और 0 to 2 पाई डी पाई, ये हम जानते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा इतना आएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है x की पावर n e⁻−βx dx की वैल्यू ये होती है। यहाँ पर x n की जगह 3 है और x की जगह r है और आपका बीटा की जगह -2 है ओपन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो बोर रेडियस आती है, जो आपकी न्यूक्लियस से जो रेडियस आती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्टेस्ट ऑर्बिट में, फर्स्टेस्ट ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से, यहाँ से ये आपका है, ये फर्स्ट न्यूक्लियस है और फर्स्टेस्ट ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो रेडियस आपकी आती है, डिस्टेंस जो आपकी आती है न्यूक्लियस से, ये जो बोर रेडियस की 1.5 मल्टीपल होती है।